दूसरी बार में सब हो जाए, सब हो जाएंगे। देखो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे। देखो अभी खाली 3 चैप्टर हुए हैं 12th के, 3 चैप्टर भी अच्छे वाले चैप्टर हुए हैं जिनसे बहुत आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। आरसी सर्किट हो गया, या फिर हमारे पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। और मतलब इनके क्वेश्चंस की कोई लिमिट भी नहीं है कि हाँ चलो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए। जितने इनफाइनाइट क्वेश्चंस है इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। तो सब बच्चे अपना देखते चलो, जहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहाँ पे असाइनमेंट मिल रहे हैं, मैं भी ग्रुप पे भेजती रहूंगी, आप लोग भी उनको सॉल्व करते हो ताकि कभी दिक्कत ही ना आए। अब आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है नया, जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज की क्लास में हमारा थोड़ा सा अपनी स्पीड जो है वो करेंगे हम लोग बढ़िया, ताकि बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आप लोगों के कवर हो पाए अच्छे से। अब आपके स्कूल भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा आज की क्लास का एम रहेगा कि सिंपल इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का, वो तो ऑब्वियसली हम हर चैप्टर में लेते ही हैं। पहला चैप्टर जब शुरू हुआ है तो हमारा, फिर हम ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको करा गया था ये मैग्नेटिक चार्जेस, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म वाली चीज देखने के लिए। गुड इवनिंग बच्चों। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड बायो सावर्ट्स लॉ क्या होता है, बायट नहीं होता, टी साइलेंट होता है, बायो सावर्ट्स लॉ कहते हैं। और फाइनली हम जो पहली एप्लीकेशन है बायो सावर्ट्स लॉ की वो भी देख लेंगे, जो होती है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होता है। तो ये हमारी क्लास का आज एम रहेगा। तो क्विकली बच्चों एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। अभी तक हम कौन से यूनिट डिसाइड पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। वेरी गुड। अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो बेसिकली हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग नहीं समझा जाता। गुड इवनिंग सौरभ बेटा, गुड इवनिंग बच्चा। फिजिक्स में तुम्हारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही ब्रांच होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस। पूरी की पूरी ये जो यूनिट होती है दिस डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस। अब इसी यूनिट के अंदर आप देख सकते हो 2 हिस्से होते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रो आ गया, एक आ गया आपका मैग्नेटिज्म, है ना। एक यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रो आ गया और एक हमारा आ गया मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रो में हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि चार्जेस हमारे रेस्ट चार्जेस पे अगर है, इफ चार्जेस आर एट रेस्ट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। इफ मैम चार्ज, चैप्टर स्टार्ट तो नहीं होना? हाँ अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा, अभी चैप्टर हमारा अब अगली स्लाइड में स्टार्ट होगा, अभी खाली बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये पहली स्लाइड ही है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो में हम लोगों ने डील कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लोगों ने डील कर लिया। यहाँ पे जो हमारे चार्जेस हैं दे आर एट रेस्ट, दे आर एट रेस्ट, या वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस व्हिच आर स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म में यही होगा कि ये जो चार्जेस होते हैं ना दे विल स्टार्ट मूविंग। मैग्नेटिज्म के अंदर जो ये चार्जेस होंगे, चार्जेस स्टार्ट मूविंग। अब हमारे अगर चार्जेस चलने लग जाते हैं तो हमने उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट वाला जो फिनोमिना है वो स्टडी कर लिया है। इन्हीं चार्जेस के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा प्रोड्यूस होता है, वो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो स्टडी है इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली, दैट moving charges produce इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं मूविंग चार्जेस हमारे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा आइडिया तो तुम लोगों को है, 10th में पढ़ा है। यस मैम। अगेन फिर से यही चीज रेकमेंड करूंगी, अपनी आज की ही क्लास के बाद टाइम तुम्हारे पास है, 10th की बुक उठा लेना। सब बच्चे यही करा करो कि जो भी चैप्टर लगता है कि 10th में पढ़ा हुआ है, 10th की एक बार क्विकली बुक उठाई और 10th का जो पूरा चैप्टर है वो रिवाइज कर लिया। 10th में तुम लोगों को बहुत विविडली बताते थे एक्टिविटीज से, डायग्राम से, तो वो वाली सारी की सारी चीजें तुम्हारे को एकदम क्विकली रिकैप हो जाएंगी। तो ये चीज सब बच्चों का होमवर्क रही कि रिवाइज दिस चैप्टर फ्रॉम 10th की क्लास की बुक। अगर कोई बच्चा मेरे पास बोलेगा कि मैम मेरे पास तो बुक ही नहीं है, तो बेटा ऑनलाइन आजकल सब कुछ मिल रहा है, 10th क्लास में टाइप करो एनसीईआरटी क्लास 10th मैग्नेटिज्म, पूरा चैप्टर आ जाएगा। चलो अब अपन चलते हैं आगे। अब द नेक्स्ट थिंग विच वी वांट टू टॉक अबाउट इज कि चार्जेस का क्या मतलब होता है। तो कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस करी गई, कुछ हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करी गई। हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर तो देख ही लिया है ना। हमें पता है कि एक वायर है, अगर हमारे पास सपोज हमारे पास इस तरीके की कोई वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसी चीजें तो हम देख चुके ना, इनसे तो डील कर चुके। अब सपोज इसके पास मैं एक चार्ज रख दूं, इसके पास मैं एक चार्ज रख दूं जो मैंने रख दिया एट रेस्ट, ठीक है। ये जो मेरा चार्ज है ये रेस्ट पे होगा। तो ना बेटा ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि ये जो इस चार्ज के ऊपर ये जो करंट कैरिंग वायर है दिस इज नॉट प्लेसिंग एनी फोर्स, कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही है, ठीक है। सो बेसिकली फोर्स on charged particle, due to current carrying wire is zero,
इज 0। और यही चीज आप एक्सपेक्ट भी करते हो। इसका रीजन यही है कि ये जो वायर होती है, वायर तो आपकी न्यूट्रल होती है ना, चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, बट वायर तो न्यूट्रल है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो चार्ज पे भी कोई फोर्स वो लगानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो हम सोच रहे थे वही हमारी जो चीज है वो मैच हो गई। इज दिस पार्ट ओके? ठीक है। अब दिक्कत आ जाती है इसी की, अगर मैं एक और ऑब्जर्वेशन ले लूं तब मेरी दिक्कत आएगी। दिक्कत तो क्या आएगी, तब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, तब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऑब्जर्वेशन अगर हम लेते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन है, अब अगर मेरे पास ऐसा ही एक वायर है जिसमें से मेरा कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई के बराबर, और इसके पास मैंने एक चार्ज रख दिया, इसके पास मैंने एक पॉजिटिव क्यू मेरा चार्ज रख दिया, और ये जो मेरा चार्ज था ये इनिशियली कर रहा था मूव, ये जो मेरा चार्ज था इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो बेटा जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन साइंटिस्ट लोग ने ये देखा कि बेटा ये जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक वायर में हमें पता है कि ये जो वायर है इसके अंदर कुछ ना कुछ ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये जो मेरा चार्ज होता है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो मेरा चार्ज है कुछ इस तरीके से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सर्कुलर सा पाथ, एक पैराबोलिक सा पाथ फॉलो करेगा ये जो मेरा चार्ज होएगा। तो यहाँ से हमारी क्या ऑब्जर्वेशन आई कि अगर आप इसी पॉजिटिव चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे दो तो हमारा जो चार्ज है वो डिफ्लेक्ट हो गया। सो विच मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ फील्ड, दिस implies that there must be a field, there must be a field which exerts force on the moving charge। और ये फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, है ना, और ये फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, which exerts force on the moving charge which is not electric field, which is not electric field। तो ये तो बड़ी अब हैरानी परेशानी की बात हो गई कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लग रहा, तो कौन सा फील्ड लग रहा है। तो यहाँ से बेटा कॉन्सेप्ट आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ से जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो मैग्नेटिक फील्ड का आता है। दो तीन चीजें हम लोगों ने यहाँ से और ऑब्जर्व करी है कि ये जो फोर्स होती है आपकी, ये जो फोर्स है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करती है। ये जो फोर्स है आपकी, ये आपकी डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पे, जिस वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है उस पर डिपेंड करती है। और ये जो फोर्स इस पे लग रही है वो डिपेंड करेगी कि आपने किस एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और अब यही सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एक बड़ी ही अच्छी कंक्लूजन बताई गई कि एक्सपेरिमेंटली ये कंक्लूड किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये कंक्लूड करा गया। फिजिक्स में पहले थियरी बनाई जाती है, एक्सपेरिमेंट मतलब साइंटिफिक प्रोसीजर ये होता है कि एक्सपेरिमेंट बनाओगे फिर थियरी करोगे। कभी कभी पहले थियरी थोड़ी सी पोस्टुलेट कर लेते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंटली क्या बताया गया कि ये जो फील्ड है, जो ये फोर्स वगैरह लग रही है, जो ये फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सो दिस फील्ड इज सिमिलर टू field that a magnet generates, field that a magnet generates। सही है, इतना क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. चलो Yes, बहुत ma'am. बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद आ जाओ अगले एक्सपेरिमेंट पे। अगला एक्सपेरिमेंट किया गया हमारा ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ये दिख रही है बढ़िया सी एनिमेशन सी होती हुई, है ना, ये हमारी दिख रही है एनिमेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, ये एक्सपेरिमेंट आपका ना हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये इस बंदे का नाम था, डेनमार्क का साइंटिस्ट है ये हमारा। तो इसने एक्चुअली ना ये एक्सपेरिमेंट भी गलती से ही हो गया था, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं था, ये अपनी क्लास में बैठ के कुछ काम कर रहा था, बच्चों को कुछ समझा रहा था। फिर उसने एक ऐसी चीज ऑब्जर्व करी, तो बच्चों को उस टाइम पे तो वो नहीं समझा पाया, फिर बाद में उसने अच्छे से रिसर्च करी और अपनी ये जो कंक्लूजन है मैग्नेटिक फील्ड वाली, वो इसने कंक्लूजन निकाली थी। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का मतलब फायदा यही है दैट इट शोज अस द कनेक्शन बिटवीन, it shows us the connection between electric field। मैम स्क्रीन पर होगी। अच्छा बेटा कोई नहीं, मैं एक बार चेक करती हूँ, ठीक है बेटा, एक सेकेंड। अच्छा तो अभी बच्चों को फिर तो वीडियो भी नहीं दिख रही होगी, जो मैंने यहाँ पे वीडियो लगा रखी है बढ़िया सी। मैम वो तो दिख रही है। अच्छा दिख रही है, अभी दिख गई। shows us the connection between electricity and magnetism। अब ओर्स्टेड ने बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, कुछ उसने ऐसे उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जैसे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही मुश्किल होगा। कंपास, हमें पता है कंपास क्या करता है, अर्थ का नॉर्थ, मतलब जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, अर्थ का साउथ पोल है, उसकी तरफ पॉइंट करता है। हमारी अर्थ का भी एक, अर्थ इज ऑल्सो अ जाइंट मैग्नेट, तो कंपास उसी तरीके से ओरिएंट होता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और अर्थ का साउथ पोल है उसकी तरफ हमारा इशारा कर दे, है ना बेटा? मैम तो हाँ बेटा, वैसे ना जो कंपास है ना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट करता है, नॉर्मल हाँ नॉर्थ भाई पोल नॉर्मल नॉर्थ की तरफ ही मैग्नेटिक, वो कुछ उसमें 11 काफी गैप डिग्री आ से, जाता है, हाँ 11 डिग्री से एंगल हिला का हुआ काफी होता है। गैप आ जाता है। हाँ वो 11 और जब डिग्री से हम हिला हुआ रीजन होता पे है जाके बेटा। देखते हैं तो काफी ज्यादा वो हो जाता है डिफरेंस। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 11 डिग्री का गैप आ जाता है। जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है
और जो आपका मैग्नेटिक पोल है उसके बीच में आपका 11 डिग्री का गैप रहता है, 11 डिग्री पॉइंट समथिंग का, आई थिंक 11.5 डिग्रीज होता है शायद, उतने का गैप रहता है। ये वाली सारी चीजें हम अर्थ के मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अब ऑर्स्टेड ने बड़ा ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, तुम लोगों को पिक्चर देख के पता है कि भाई हमारा जो कंपास है, कंपास हमारा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पे रखता है। हमें पता है कि कंपास के पास अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएंगे तो कंपास हमारा डिफ्लेक्ट हो जाता है। इस चीज से सब लोग अग्री करोगे? यस मैम। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने कुछ नहीं किया, ऑर्स्टेड ने यही किया कि अपना एक सर्किट था, अपना ओपन सर्किट था पहले। जब हमारा ओपन सर्किट होगा, जब हमारा ओपन सर्किट होगा तो कंपास तो हमारा जैसा बिहेव कर रहा है वैसा ही बिहेव करेगा। कंपास पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक MNP एंड MSP जो होता है, अच्छा बेटा एक सेकेंड, MNP और MSP की तरफ पॉइंट करता है, वेयर MNP एंड MSP आर नथिंग बट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। अब जब मैंने अपने सर्किट को क्लोज कर दिया, जैसे ही मैंने अपने सर्किट को क्लोज किया वैसे ही ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि भाई सर्किट को क्लोज करके जब मेरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इट डिफ्लेक्ट्स द कंपास नीडल। सो व्हेन करंट is switched on, when current is switched on, it deflects the needle. तो ये 2-3 एक्सपेरिमेंट जितने भी हम लोगों ने करे हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में से आप यही चीज जो कंक्लूजन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो यही है दैट ये ऐसी जो ये ऑब्जर्वेशन हो रही है वो तभी पॉसिबल है जब आपका जो करंट है, करंट हैड प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारा किसी वायर में से करंट पास कर रहा है तो उसके आसपास हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सही है बेटा? इज दिस पार्ट ओके टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट देख लिया ऑर्स्टेड भाई साहब का। अब अपना हमने यहाँ से पता चल गया कि भाई 2 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि करंट अगर हमारा किसी वायर में, किसी कंडक्टर में पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो वो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट, इसकी डेफिनेशन में डिक्टेट करती हूँ, आप लोग एक बार लिखो, तब तक मैं इसको अपनी स्क्रीन पे भी लिख दूंगी। तो हमारी जो भी स्पेस है, इट इज नथिंग बट अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और अ करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सारी चीजें सेम ही है, और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर अनदर, अगर कोई दूसरा मैग्नेट आप लोग रख रहे हो, अनदर मैग्नेट और अनदर मूविंग चार्ज और अनदर चार्ज्ड कंडक्टर, मैम आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हो क्या मैम? अब कुछ दिख नहीं रहा है, पॉज हो गई है शायद। हाँ मैं लिख रही थी, ये गूगल मीट में दिक्कत आ रही है बच्चों अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अभी दिख गया? यस मैम। ठीक है, अनदर कंडक्टर कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने वही जो डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है वो लिख दी है कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा था कि जहां पे मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है उसके आसपास अगर मैं दूसरा चार्ज लाऊंगी तो वो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वही तो हमने लिखा भी था। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वही है कि अगर आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर कोई मैग्नेट है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अभी हमने देख लिया। अगर उसके पास आप कोई मैग्नेट ला रहे हो, कोई मूविंग चार्ज ला रहे हो या फिर कोई दूसरा कंडक्टर ही ला रहे हो, तो ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। तो उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जिस एरिया के अंदर आपकी इन सब ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लग रही है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इज दिस पार्ट ओके? यस। सही है बेटा। चलो, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका, वो कुछ पॉइंटर्स और आप नोट कर सकते हो, दैट वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो गॉस होती है, वो आपकी गॉस होती है। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, हमारी एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला के बराबर। अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालोगे तो इन दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप आता है वो आता है 1 गॉस
is equal to 10⁻⁻⁴ टेस्ला. This is the relation between the two. सही है बेटा? तो ये पूरे चैप्टर की ना कहानी यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड तक ही खत्म हो जाएगी. अब इस चैप्टर में हमें दो मेजर चीजें करनी है. पहली चीज क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, अलग अलग शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकते हैं, वायर हो गई, ऐसे कॉइल हो गई, कुछ भी हो गया. तो इन सब की वजह से किसी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे इस चैप्टर में. उसको निकालने के दो तरीके हैं, बायट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ. और उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट भी इसका बड़ा सिंपल हो गया कि अब हमें पता है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर की वजह से, किसी भी शेप का वो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रहा है. अब वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई मूविंग चार्ज रख दूं या फिर कोई दूसरा कंडक्टर ही रख दूं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो अब सेकंड एस्पेक्ट क्या है इस चैप्टर का कि वो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स का हमें एक्सप्रेशन निकालना है. बस यही सारी चीजें करके तुम्हारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा. इज इट ओके? Yes, ma'am. बेटा चलो बहुत बढ़िया. अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी हम देखेंगे. डायरेक्शन तुम्हारे राइट हैंड रूल से तुम लोग निकाल सकते हो एक तरीके से कि राइट हैंड रूल हमारा क्या होता है. जैसे A क्रॉस B में हम लोग लगाते थे, उसके लिए एक चीज पता होनी चाहिए. डायरेक्शन इसकी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. डायरेक्शन तुम्हारी राइट हैंड रूल से आ जाती है. अभी इसको और डिटेल में अपन लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे. और जब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो दो चीजें और होती हैं. अगर आप कहीं पे डॉट बना दोगे इस तरीके से तो ये बता रहा है कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है. बाहर मतलब ये स्क्रीन से निकल के मेरी तरफ आ रहा है. उसको हम रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते ना. तो इसका मतलब है दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड्स. और अगर आप इस तरीके से क्रॉस बनाते हो तो ये इसका मतलब है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रहा है, इनवर्ड्स. तो इसको याद करने का भी एक तरीका यही है कि सपोज वो खेलो ना तुम, बो और एरो से खेले हो सब बच्चे, यस मैम. है ना. तो एरो के पीछे तुम्हारे ऐसे क्रॉस क्रॉस बना होता है और एरो के आगे एक टिप होती है बिल्कुल. तो अगर एरो तुम्हारी तरफ आएगा तो तुम्हें खाली एक डॉट दिखाई देगा, Yes. है ना. और अगर तुमसे दूर जाएगा तो वो पीछे की वो जो पूरी टेल है वो दिखाई देगी क्रॉस के फॉर्म में. उसी तरीके से इसको भी याद रख लो कि डॉट हमारा आउटवर्ड्स होता है, क्रॉस हमारा इनवर्ड्स होता है. एरो अगर हमारी तरफ आता है तो डॉट की तरह दिखता है, अंदर जाएगा तो खाली उसका जो बैक का साइड है, जो क्रॉस है वो दिखेगा. सही है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम. चलो अब अगर सही है तो इमेजिन करो कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, ये तो हमारा सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीज है. ये तो हमारी सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीज है. अगर हमें पता है कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C तो आपको C की डायरेक्शन बतानी है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि A वाला वेक्टर हमारा अंदर जा रहा है और B वाला वेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है. तो इसमें हमने कैसे डायरेक्शन निकाली थी C वेक्टर की, याद करो. राइट हैंड थंब रूल. वेरी गुड. राइट हैंड थंब रूल कैसे करते थे कि ये A की तरफ रखो इसको और इसको कर्ल कर लो, है ना. कुछ इसी तरीके से रखते थे कि A की तरफ इसको रखो अंदर की साइड पे और B की तरफ इसको कर्ल करो. तो करने की कोशिश करो. मेरा हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया इसको करने में. ठीक है, ट्राई टू डू दिस दैट वी विल कीप इट टुवर्ड्स A एंड कर्ल इट टुवर्ड्स B. अच्छा, ये बाहर आ रहा है हमारा A. अगर A हमारा बाहर आएगा है और हम इसको कर्ल करते हैं B की तरफ तो C हमारा कुछ इस डायरेक्शन में टेढ़ा सा आ जाएगा. ये आ रहा है सब बच्चों का ऐसा कुछ? मैम क्लॉकवाइज. Yes, हाँ, ma'am. कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है. मतलब C की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं आएगी. C की डायरेक्शन तुम्हारी ये थंब से आएगी. C की डायरेक्शन तुम्हारी थंब से आएगी. इसको अगर मैं इजी तरीके से बताऊं, इसका एक एग्जांपल इजी तरीके से ले लेते हैं कि अगर सपोज मेरा इस तरीके से A है और इस तरीके से हमारा B है तो C की डायरेक्शन बताओ कैसे आ जाएगी? अगर A क्रॉस B करोगे तो C की डायरेक्शन आउटवर्ड होएगी, बाहर की Yes, ma'am. है ना. तो ये C की डायरेक्शन होगी. अब वही अगर एनालिसिस हम लोग इस सिचुएशन में लगाएं, वही अगर हम एनालिसिस इस सिचुएशन में लगाएं तब बताओ क्या होगा? C की क्या डायरेक्शन आएगी इस केस में? अगर ये मेरा अंदर की साइड पे है, ये मेरा A वाला जो नीचे की तरफ. वो बाहर की साइड पे आ रहा है, A वाला जो है हमारा नीचे की साइड पे आ रही है ना हमारी डायरेक्शन, कि A वाला हमारा बाहर की साइड पे आया और इसको हमने B की तरफ कर्ल कर लिया तो नीचे की साइड पे आएगी C की डायरेक्शन. ठीक है, इस तरीके से कुछ कर्ल हो जाएगा हमारा, बाहर आके B की तरफ कर्ल होएगा. तो यहाँ पे जब मैंने C की डायरेक्शन निकाली थी, ग्रीन से ड्रॉ कर रही हूँ, मेरी कुछ इस तरीके से आई थी. एक बार बाकी बच्चे चेक करो ये आ रही है नहीं आ रही. बाकी बच्चे चेक करो ये आ रही है नहीं आ रही. एक तो इसका राइट हैंड से निकालने का रूल है, एक ही आपका राइट हैंड से निकालने का रूल है. दूसरी चीज अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो एक और रूल आप लोग यूज कर सकते हो, लेफ्ट हैंड रूल भी कहते हैं उसको. Fleming's left hand rule. हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं.
तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, अब आपका जो ए वेक्टर है, आपका जो ए वेक्टर है उसके अक्रॉस रखो अपनी इंडेक्स फिंगर। अब जो ए वेक्टर है उसके अक्रॉस रखो अपनी इंडेक्स फिंगर, बी वेक्टर के अलॉन्ग रखो अपनी मिडिल फिंगर, बी वेक्टर के अलॉन्ग रखो अपनी मिडिल फिंगर। तो जो तुम्हारा सी वेक्टर होएगा ना, सी वेक्टर तुम्हारे पास आ जाएगा थंब से, सी वेक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास थंब से। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अपना जो ये हाथ है उसको कुछ इस तरीके से तुमने रख लिया। अब ये से देखो कि अगर मैंने ए को रखा बाहर की तरफ, ए है मेरा इंडेक्स फिंगर, और ए को अगर मैं बाहर रख रही हूँ, तो अब बाहर रख के वो बी की तरफ कैसे रखा जाए, एक बार ट्राई करो इससे करने की। अगर आप ए को बाहर की तरफ रखोगे और बी को अगर आप इस तरीके से रख लोगे, तो हमारा जो सी होएगा वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, कैन यू गाइस सी दिस? Similarly, if I do the second part, अब यहाँ पर मेरा जो A है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, यहाँ पर मेरा जो A है ये कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है मेरा जो A है, और जो B है वो हमारा अंदर की साइड पे जा रहा है, जो B है वो हमारा अंदर की साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखो कि C की क्या डायरेक्शन आ जाएगी बेटा? Upward. वेरी गुड, C की कुछ हमारी इस तरीके से डायरेक्शन आ गई, ये हमारी C की डायरेक्शन आ गई। नाउ लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पर जो हमारा ए है वो अंदर की तरफ है और बी जो है वो हमारा ऊपर की तरफ है, कुछ इस तरीके से है। तो सी मेरा कैसे आ रहा है, देख सकते हैं हम लोग, सी हमारा कैसे आ रहा है, कुछ इस तरीके से, ये भी ऊपर की डायरेक्शन में तो आ रहा है, Yes, ma'am. है ना। तो सी हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं ए और बी को, तो अब ए मेरा जो है वो बाहर की साइड पे है, बी मेरा ऊपर की साइड पे है, ए मेरा बाहर की साइड पे है, बी मेरा ऊपर की साइड पे है। तो यहाँ पर मेरा जो सी आएगा वो कुछ नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, टेढ़ा होकर। इसमें थोड़े हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बट ठीक है, अपना बना लो, टेढ़े मेढ़े कर लो हाथों को, तो सी तुम्हारा कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सही है बच्चों, इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो ये तो खाली क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के जो तरीके होते हैं वो है, इसको हमें इस पूरे चैप्टर में यूज करने, इसलिए एक बार क्विक रिकैप करवा दिया। सही है, चलूं आगे? Yes, ma'am. चलो, now we will come to one of the most important things in this chapter, which is Biot-Savart's law. तो ये हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी है। अभी तक हम ये चीज डिस्कस कर चुके कि हमारा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब यही है कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, दिस इज आल्सो बीइंग एक्सपीरियंस्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमारा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी पॉइंट पे लगेगा ही लगेगा। ठीक है बेटा, तो अब हम वही चीज निकालना चाहते हैं। जैसे अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि दो तरीके थे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के। कौन कौन से तरीके थे जिनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे? कौन कौन से तरीके थे बच्चों जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे? हाँ, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन में हम कौन सा लॉ लगा रहे थे? देयर वर टू वेज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ से आ रही थी? इंटीग्रेशन से नहीं, उसमें एफ डी क्यूब, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था फोर्स के फॉर्मूला से, फोर्स का फॉर्मूला आया था कूलम्स लॉ से। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो पहला मेथड था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग कूलम्स लॉ, जिसमें तुम जो ये इंटीग्रेशन वगैरह सारी चीजें बोल रहे हो वो सब आ गई। सेकंड तरीका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन का Gauss बेटा? law से. गॉस लॉ से। सेकंड तरीका क्या होता है हमारा? गॉस लॉ होता है। तो बेटा वैसे ही देयर आर टू वेज of calculating magnetic field at a point, तो एक होता है हमारा पहला वाला जो तरीका जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ। पहला जो तरीका है वो है हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन भी यही होती है कि अगर किसी छोटी सी एलिमेंट की वजह से हमें फील्ड निकालना है और उसको बाद में इंटीग्रेट करना है, जैसा हमने कूलम्स लॉ में भी किया था, तो वो चीज हम बायो-सावर्ट्स लॉ में करते हैं। और दूसरा तरीका होता है हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये दोनों लॉज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों लॉज की हमारी जो टेक्निक्स हैं, जो सारे फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे गॉस लॉ में हमने एक बहुत सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही एम्पियर्स सर्किटल लॉ में भी तुम लोग देखोगे कि अगर हमारे पास कोई बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, उसके केस में हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ लगा देंगे। सही है बेटा? ओके मैम। ठीक है।
अब सबसे पहले अपन बायो-सावर्ट्स लॉ पे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बायो-सावर्ट्स लॉ पे बात करते हैं। तो बेसिकली बायो और सावर्ट्स जो थे वो तुम्हारे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था। तो इन लोगों ने क्या किया था, इसका एक बार पहले डायग्राम बना देती हूँ तुम लोगों के लिए। इन लोगों ने क्या किया था, हाँ दोनों ने साथ में, दो जने साथ में भी तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सपोज यशवीर ने बोला कि चलो आज मैं मैम के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो आपका मेरा दोनों का नाम आ जाएगा ना पेपर पे, ठीक है। तो इस इन्होंने ब्रदर तो नहीं थे, आई थिंक ये वाली चीज मैं सर्च करूंगी, बट दोनों ने साथ में एक्सपेरिमेंट किया था और दोनों ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था। मतलब कुछ होता है ना कि एक साथ दो एक ही टाइम पे दोनों ने कर दिया अलग अलग जगहों पे, तो दोनों का नाम नहीं, आई थिंक दोनों ने करा साथ में ही था, दोनों ने एक्सपेरिमेंट ही साथ में किया था। बाकी ये चीज मैं और सर्च करती हूँ, मेरे साथ तो दोनों ने साथ में एक्सपेरिमेंट किया था बायो और सावर्ट्स ने। ब्रदर नहीं थे बट साथ में किया था। ब्रदर थे तो वो वाली चीज भी सर्च करूंगी, वरना तुम लोग मुझे सर्च करके बताओ स्टोरी बायो और सावर्ट की। सही है, अगली बार से तुम्हारे लिए भी मैं ऐसे ना ये साइंटिस्ट वगैरह की फोटो ले आया करूंगी, तुम्हें उससे खुशी मिलती है तो। अच्छा है, बच्चों को ऐसे हिस्ट्री पता होनी चाहिए थोड़ी सी फिजिक्स की। बेटा उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि सपोज हमारे पास इस तरीके की कोई भी एक वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर की वजह से ये जो पॉइंट है P, इस वायर की वजह से ये जो पॉइंट है P विच इज एट सम डिस्टेंस R, विच इज एट सम डिस्टेंस R, इसका अगर आप वेक्टर बनाओगे R वेक्टर तो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, विच इज एट सम डिस्टेंस R। तो ये R डिस्टेंस पे आप लोगों को बताना है कि भाई क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था कि सपोज मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, सपोज मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये हो गया dl के बराबर, और ये जो छोटा सा एलिमेंट है इट इज मेकिंग एन एंगल, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा विच विल बी इक्वल टू dB, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड उस छोटे से एलिमेंट की वजह से, dB मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट पॉइंट P associated with a length element, associated with a length element dl of a wire carrying steady current, तो बेसिकली हमारे पास एक लंबी सी वायर है जो कुछ स्टेडी करंट आई कैरी कर रही है, कांस्टेंट करंट आई कैरी कर रही है, उसकी वजह से P पॉइंट पे हमें छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये जो छोटा सा हमने डीएल एलिमेंट लिया है उसके कारण। तो हम सब में यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, बाद में उसको जो भी हमारी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो बेटा आप कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लगाई गई थी। ऑब्जर्वेशन पहली क्या थी कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ dB is inversely proportional to the square of the distance, is inversely proportional to r square, जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था। दूसरी चीज क्या यहाँ पर पाई गई थी, दूसरी चीज पाई गई थी that magnitude of dB is proportional to करंट, जो भी मेरी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके, एंड मैग्नीट्यूड dl, जो ये मेरी लेंथ है उसका जो एलिमेंट है, जो ये dl एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी है उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो हमें तीन तो पता चल गए रिलेशनशिप, एक तो r स्क्वायर पॉइंट से, बी का है, क्या बेटा dB क्या है, dB बेटा ये पॉइंट P है हमारा, इस पॉइंट पे B से आप अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिनोट करते हो। तो dB इज बेसिकली छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट dl। सही है बेटा, ठीक है। तीसरी चीज क्या ऑब्जर्व करी गई थी, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ dB is proportional to theta, it is proportional to theta, which is angle between R and DL। तो ये हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन करी गई थी कि ये जो हमारी वैल्यू होती है दिस इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन R and DL।
और फाइनली हमारी एक और ऑब्जर्वेशन करी गई थी, विच वाज आवर फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, किसी बच्चे को पता है ऑलरेडी, कोई गैस कर सकता है? कैन एनीवन गेस व्हाट द फोर्थ ऑब्जर्वेशन विल बी इन दिस केस? चौथी ऑब्जर्वेशन थी अबाउट इट्स डायरेक्शन। चौथी ऑब्जर्वेशन जो थी वो इसकी डायरेक्शन के लिए थी, कि इसकी जो डायरेक्शन होती है, दी डायरेक्शन, जो डीबी की हमारी डायरेक्शन होती है, इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल, ये जो डीएल वाली लेंथ है उसके भी परपेंडिकुलर है, जो डीएल की लेंथ मतलब जो हमारी करंट की लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है डीएल, या फिर करंट की जो हमारी वैल्यू है उसके परपेंडिकुलर है, एंड यूनिट वेक्टर आर क्या, एंड यूनिट वेक्टर आर। तो दोनों ही चीजों के मेरी जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है। ये चीज सबको समझ में आई कि हाँ किन किन फैक्टर्स पे डीबी की वैल्यू डिपेंड कर रही है, डीएल पे डिपेंड कर रही है, आई पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है आर स्क्वायर पे, थीटा पे डिपेंड कर रही है, और जो भी आई और आर की वैल्यू है उससे परपेंडिकुलर है मेरा डीबी। सही है बेटा? यस मैम। ठीक है। Yes, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए इन सबको एक समराइज कर दिया था। दी समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, दी समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, दी समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस गिव अस बायोट-सावर्ट्स लॉ। मैंने बायोट बोल दिया बट वैसे बायो-सावर्ट्स लॉ होता है। दी समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन गिव अस बायो-सावर्ट्स लॉ। और ये बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है भाई, इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो हमने देख ली, पिछली जो 4-5 स्टेटमेंट्स थी वही थी। बायो-सावर्ट्स लॉ ये बोलता है कि ये जो डीबी होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के प्रोपोर्शनल था, तो एक आई का फैक्टर आ गया हमारे पास। फिर हम लोगों ने देखा कि डीएल के प्रोपोर्शनल है तो डीएल का फैक्टर आ जाएगा। हम लोगों ने देखा कि इसकी डायरेक्शन डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब क्रॉस का फैक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का फैक्टर आया, क्रॉस के फैक्टर आने से थीटा एंगल भी आ गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें तो हम लोगों को पता चल गई जो हमने पिछली पूरी कहानी लिखी थी उससे। उसके अलावा यहाँ पर एक फैक्टर हमारे पास और आ जाता है विच इज कॉल्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये हमारा जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक एक्सपेरिमेंटल हमारे पास कांस्टेंट आता है। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर भी आपका ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की अगर आप लोग वैल्यू नोट डाउन करते हो तो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, यू कैन ट्राई टू कैलकुलेट दिस, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। और यहाँ पर जो म्यू नॉट होता है आपका, म्यू नॉट इन दिस केस इज परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज दिस केस इज परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, permeability of magnetic field, permeability of vacuum. It is permeability of vacuum. So do note this expression down. This is an important expression in our case. We will use this expression to derive all the expressions जो भी हमारे पास current carrying conductor के expressions होते हैं ना, वो बच्चों हम इन्हीं expression से निकालेंगे। तो एक बार इसको जरूर नोट डाउन कर लें सब बच्चे। ठीक है, इसको एक बार जरूर नोट डाउन कर लो। मैम इसमें परमिएबिलिटी का मतलब क्या होगा? परमिटिविटी का मतलब बताओ क्या था? मैम वो जैसे कितना परमिट कर रहा था फोर्स जो उनके बीच में लग रहा है। ठीक है, परमिटिविटी का मतलब यही था बेटा। एक बार ट्राई करो, रिमेम्बर। ठीक है, चलो इसी तरीके से। हाँ बेटा, मीडियम कितनी ज्यादा पास हो सकती थी। हाँ मतलब देखो हमने परमिटिविटी कैसे डिफाइन करी थी। परमिटिविटी वाज बेसिकली डिफाइंड एज कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फोर्स जो तुम्हारी प्रोड्यूस हो रही है, वो सराउंडिंग मटेरियल को किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है। तो मैग्नेटिक परमिटिविटी को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को भी तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि कोई भी तुम्हारा मटेरियल है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो परमिएबिलिटी यही होगा कि कितना तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होंगी वो किसी मटेरियल से निकल सकती है, कितनी निकल सकती है, कैसे निकल सकती है, वो तुम्हारी परमिएबिलिटी के ऊपर आ जाता है। सही है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, तो परमिटिविटी जो होती है, जैसे हमने परमिटिविटी पढ़ी थी वैसे ही तुम्हारा परमिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है। अभी हमारा बेसिकली यहाँ पर हम परमिएबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम की हमने जो एक्सप्रेशन है वो लिख दी है। इसी तरीके से जैसे तुम्हारे पास पहले रिलेटिव परमिटिविटी का एक्सप्रेशन था, वैसे यहाँ पर तुम्हारा रिलेटिव परमिएबिलिटी का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई कोई मीडियम है अगर हमारे पास तो उसका क्या करोगे, तो वहां पर तुम्हारे पास क्या होगा, म्यू आर जो तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट multiplied by permittivity of the medium.
ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम्हें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से रिप्लेस करना है उसको, तो वो भी तुम लोग कर सकते हो। ये तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाता है। इज इट ओके? बट अभी Yes, ma'am. ये वाली जो चीज है वो करनी नहीं है, अभी जो ये वाली चीज है वो अपन लोगों को करनी नहीं। ठीक है, ये भी हम वैक्यूम वाली जो चीज है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, अब इसी इक्वेशन को यूजुअली आपका जो आई होता है वो भी कांस्टेंट होता है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजुअली हमारा जो आई होता है वो तो हमारा कांस्टेंट आ गया, तो हमने फॉर्मूला लिखा दैट dB वाज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा। तो अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सिचुएशन में फाइंड आउट करना होता है तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देते हो, क्योंकि हमारा आई कांस्टेंट होता है तो आई तुम्हारा मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में बाहर ही आ जाएगा, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली बचेगा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यू विल इंटीग्रेट योर एक्सप्रेशन dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको तुम लोग इंटीग्रेट कर दोगे और यही एक्सप्रेशन यूज करके हम बाकी सारे जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो डिराइव कर लेंगे। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं ये हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल इज टेकन ओवर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रल इज टेकन ओवर द एंटायर करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस पार्ट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, ये वाली चीज को सब बच्चे नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलूंगी। ठीक है, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लॉ के थोड़े से और नोट डाउन कर लो। एक सेकंड, एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं, उसके बाद अपने अगले टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सही है, ये वाला चैप्टर भी मतलब फॉर्मूलाज हैं थोड़े से, बट सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज हैं। ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इनकी डेरिवेशन वगैरह सिंपल ही होती है जो इनसे हम डेरिवेशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तुम्हारे बायोट-सावर्ट्स लॉ के याद रखने को। एक तो कि अगर यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट हटा दें और मुझे खाली डीबी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा? Sin theta. वेरी गुड, क्रॉस थीटा। प्रोडक्ट में हमारे पास साइन थीटा आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बेसिकली अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है डीबी का, अगर मुझे खाली मैग्नीट्यूड लिखना है डीबी का, तो मैग्नीट्यूड डीबी का हम कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। सही है ना, आर कैप तो आपकी खाली डायरेक्शन थी, तो जो भी dl और आर कैप के बीच में तुम्हारा वो रहेगा एंगल, उसका मैंने साइन लिख दिया। इस तरीके से मेरे पास dv आ गया। तो यहाँ से आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आपकी रहेगी, इट विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। एंड ऑल्सो क्या बेटा, हमारा क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा बच्चा? एक सेकंड बेटा, लेट मी चेक। अच्छा, नॉट ही इज अनेबल टू जॉइन द क्लास। एक सेकंड, मैं आपसे गूगल मीट का लिंक शेयर करती हूँ। आ गया अमर? अमर बेटा, हो गई क्लास ज्वाइन? यस मैम। तो क्यों नहीं हो पा रही थी गुड पहले? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम बेटा हो ही जी। नहीं रहा था, जा रहा था पर जा रहा था, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था अंदर। और अभी मैंने चेक करा, आपका मैं लिंक भेजी थी तब आपका ज्वाइन हो गया। ठीक है, चलो कुछ नहीं होता बच्चा। तो डीबी की वैल्यू हम देख सकते हैं कि आर मैक्सिमम, स्क्वायर ही रहेगा हाँ मैम टाइमिंग यही रहेगी। मैम, हाँ आर कटेगा अभी नहीं? टाइमिंग यही रहेगी। अच्छा बताओ, इवनिंग वाले बच्चे कौन कौन है? तो इवनिंग वाले बच्चों में एक यशवीर तो जो बच्चा है वो तो सबसे पहले आ गया था क्लास में। तुम सब बच्चों को क्या टाइमिंग सूट कर रही है बेटा? थोड़ा सा मुझे टाइमिंग का आइडिया दो। मैम टाइमिंग लेट है हमारी। तो जैसे तुम लोग कब तक वापसी आ जाते हो? अमन भी वैसे टाइम पे आ गया मैम था 7 क्लास में। बजे। अच्छा, आप 7 बजे आ पाते हो? क्लास 7 कर दो। 7 कर दें, चलो ठीक है बेटा। एक बार मैं ये चीज कंफर्म करने की कोशिश करती हूँ बाकी टीचर से भी। अगर एक बार बाकी बच्चे ही बताओ, अगर हम क्लास का टाइमिंग 7 रखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जो बाकी मेरे मॉर्निंग मैम? वाले बच्चे हैं, अगर क्लास का टाइमिंग 7 रखेंगे तो सारी की सारी क्लासेस तुम्हारी आधा घंटा लेट हो जाएंगी, तो फिर तुम्हारी जो क्लास है वो 9:45 के आसपास खत्म होएगी। और अगर 6 आवर वाला बैच कोई लेता है तो उसका जो बैच है फिर वो 10 to 11 हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार ये जो बाकी चीज है ना, ये एक बार बाकी टीचर्स को बताती हूँ। अगर ये चेंज हो पाएंगे तो हम ट्राई करते हैं कि कर लें। सही है बच्चों? ओके मैम। यस मैम, स्कूल से मैम जल्दी बस थोड़ा निकलना सा पड़ता ज्यादा है। लेट लगता है। 9:45 थोड़ा लेट हो जाता है। यस मैम, फिर जैसे मैम डिनर करना मॉर्निंग होता रख है ना लो। तो बहुत लेट लगता है।
बेटा मॉर्निंग में तो अभी कोई बैच नहीं चल रहा, चलो मैं मॉर्निंग की बात करती हूँ, अगर वो चीज पॉसिबल हो तो। मैम इवनिंग में रखो क्लास। क्लास इवनिंग में ही चाहिए? यस मैम, इवनिंग में कितना भी एक्सटेंड कर लो वो चलेगा। वही है, चलो वो तो चलो ठीक है बेटा। असल में आप देखो क्या है, जो इवनिंग स्कूल वाले बच्चे हैं ना, उनका ये है कि वो मॉर्निंग में फ्री है, तो वो बेचारे बच्चे 8 बजे उठ जाए, 9 बजे उठ जाए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ये बाकी 6:45 कर दो ना। 6:45 पे कंफर्टेबल रहोगे? यस मैम, नो 15 मैम। मिनट अगर आसपास चले जाए, मतलब मना 7 कर रहे हैं बजे ना तक कोई बाकी आ बच्चे। जाता है। यशवीर को तो चलो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आप तो अभी आ ही गए थे सुबह। मैम इसका घर भी पास में है स्कूल से, तो ये आ अच्छा, जाता इसका है। स्कूल से घर पास है, तो तुम लोग मैम अपना स्कूल नहीं शिफ्ट करो मैम, फिर। आखिर में है पूरा। अच्छा, बिल्कुल आखिर में है। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं बाकी टीचर्स से ही बात करती हूँ, उनकी भी अपनी जो क्लास में बातचीत हुई होंगी उसके हिसाब से एक बार देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके मैम। चलो, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो अपन लोग देख सकते हैं क्या होगा। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग क्या देख सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तुम्हारी क्रॉस प्रोडक्ट का है ना यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पे भी होगा हमारा डीएल और आर का, उसी के क्रॉस इसकी डायरेक्शन भी होगी। तभी एक बार तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मैंने रिवाइज कर दी थी। तो जो भी डीबी की डायरेक्शन होगी, डीबी विल बी अलोंग डीएल क्रॉस आर। डीबी विल बी अलोंग डीएल क्रॉस आर। अब बेटा आप यहाँ पे बोल रहे थे कि नीचे आर स्क्वायर ही रहेगा, तो आर स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर मैंने डीएल क्रॉस आर कैप लिख रखा है। कुछ कुछ बुक्स में ना आपको क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस कुछ आर वेक्टर के फॉर्म में वो लोग लिख देते हैं। डीएल क्रॉस आर वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, और वहां पर फिर आपका जो नीचे होता है, आई थिंक आर का एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, फिर जब आप इस आर वेक्टर को अपने वेक्टर फॉर्म में जब इसको चेंज करते हो, तो डीएल आर आर कैप तुम्हारे पास बनता है, उसकी सारी डायरेक्शन वगैरह लगाते हो, तो नीचे आपके पास आर स्क्वायर ही रहता है। तो आर स्क्वायर कभी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डीएल क्रॉस आर कैप है। तो जब डीएल क्रॉस आर कैप करोगे, तो आर कैप आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो आपके पास डीएल क्रॉस आर कैप करके डीएल मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा ही आएगा। सही है बेटा? ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन का भी हमें पता चल गया। तो सिंपल सी बात है, हमने आउटवर्ड और इनवर्ड भी देख लिया। तो अब इस लॉ की एक छोटी सी जो एप्लीकेशन है, छोटी तो नहीं है, चलो एक सिंपल एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं। वो एप्लीकेशन है हमारी कि भाई अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके केस में हम हमारा ये वाला जो लॉ है वो कैसे लगा सकते हैं। ठीक, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसी की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था पहले, है ना, इसी Yes, की वजह ma'am. से लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था। तो अच्छे से इसको ड्रॉ कर लो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो वैसे ही ये वाला पूरा काम में आएगा, कुछ ऐसे अलग नहीं करूंगी मैं, वही सारे सेम क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो अब जैसे सपोज हमारे पास ये एक वायर है, और इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ए। ये ऊपर मेरा पॉइंट ए है, नीचे मेरा पॉइंट बी है, और मुझे किसी एक रैंडम पॉइंट पे, मुझे सिमेट्री से नहीं पता, सेंटर में लाई नहीं कर रहा है, किसी एक रैंडम पॉइंट पी के ऊपर मुझे बताना है कि क्या वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आया केस? Yes, ma'am. ठीक है, लेट मी से दैट दिस पॉइंट पी, जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। इज दिस ऑल्सो ओके? Yes, ma'am. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही तरीका है जो तरीका हमने बायो-सावर्ट्स लॉ में देखा है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रल ऑफ, हाँ आई, ये हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रल का फॉर्मूला आ जाएगा ना बच्चा यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हम लोग ने लिखा था बायो-सावर्ट्स लॉ। सही है ना बेटा? सही है ना Yes, बच्चा? ma'am. तो अब यहाँ पर भी मैं वही चीज करूंगी कि सपोज मैं ये छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर कर लेती हूँ इधर। ये एक मेरा छोटा सा एलिमेंट है जो मैंने यहाँ पर निकाल लिया, जिसकी लेंथ मैं बोल देती हूँ कुछ डी वाई के बराबर है। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने डी वाई ले ली है, और मैं ये भी बता रही हूँ कि ये जो एलिमेंट है तुम्हारा, इट इज एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। इज दिस ओके? Yes, ma'am. This element is at y distance from this point. Now let me say that I am drawing a line from this element to point P. I am drawing a line from this element to point P. ये जो एंगल है ये मेरा थीटा के बराबर, ये भी सही है? Yes, ma'am. ये जो एंगल है ये थीटा के बराबर, ये जो छोटा एंगल है ये मेरा फाई के बराबर है, ये जो छोटा एंगल है मेरा फाई के बराबर है। और अब मेरे एक और इम्पोर्टेंट एंगल की बात कर लेते हैं, जो ये एंगल परपेंडिकुलर से बी वाली लाइन के बीच में बन रहा है, दैट इज इक्वल टू बीटा, और ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू अल्फा। इफ यू गाइस रिमेंबर, आई डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे इस चीज।
इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने यही Yes, दो एंगल देखे थे, इसी तरीके से एक छोटा सा एलिमेंट ड्रॉ किया था, कुछ और चीजें अलग थोड़ी करी थी। सही है ना बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं तो हमारा जो dy है वो है हमारा ऐसे, dy है कुछ ऐसे, और हमारा r वेक्टर कुछ नीचे की साइड पे है। तो अगर आप dl क्रॉस r की तरफ जाते हो, आप देखोगे कि तुम्हारे पास हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की साइड पे आएगा। ट्राई टू डू दिस, dy क्रॉस r करने की कोशिश देखो। dy क्रॉस r मतलब जो ये मैम परपेंडिकुलर अंदर ही जा रहा है। अंदर की साइड पे जा रहा है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरा r के बराबर हो गया ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एलिमेंट एंड पॉइंट P? तो अगर आप ये चीज करोगे, अगर इसको r की तरफ कर्ल करने की कोशिश करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा अंदर होएगा। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग सबसे पहले तो यही देख सकते हो, दैट हियर एवरी एलिमेंट, जो भी तुम वायर का एलिमेंट ले लोगे, एवरी एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स, किसी भी एलिमेंट के लिए देख लो तुम ये सेम चीज, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बी, contributes to magnetic field in same direction, और यहां पर वो डायरेक्शन है इनवर्ड्स, यहां पर वो डायरेक्शन है इनवर्ड्स। तो यहां पर अगर आप कोई भी एलिमेंट देख लोगे, अगर मैं नीचे वाला एलिमेंट भी देखूंगी ना, तो तुम लोग देखोगे नीचे वाले एलिमेंट के लिए भी जब मैं r के साथ उसका क्रॉस कर रही हूं, तब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की साइड पे ही आ रहा है। सही है बेटा, ये चीज सही है? ठीक है, तो अब अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को एक्सपैंड कर दूं, इसको एक्सपैंड कर दूं, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखूंगी? म्यू नॉट आई मेरा कांस्टेंट है तो आई को बाहर ले जाती हूँ, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रल ऑफ dl क्रॉस r का मतलब क्या है बेटा? dl साइन थीटा है ना, dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। सही बात है ना बेटा? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड r। इज इट ओके? अब यहाँ पर हमने dl और dy लिखा है, dl की जगह हमने dy ही लिखा है। तो मेरे पास बेसिकली क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल ऑफ dy साइन थीटा, इंटीग्रल ऑफ dy साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा? यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई अब तो मुझे ये y के तरीके से इंटीग्रेट करना है, y के तरीके से इंटीग्रेट करना है, पर मुझे y की तो कुछ वैल्यू पता नहीं होगी, इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक यहाँ पर आप जो ट्रिक लगाओगे वो ये ट्रिक लगाओगे कि इस y को आप फाई के टर्म्स में लिख सकते हो। यहाँ पर ये फाई दिख रहा है, छोटा सा एंगल। तो यहाँ पर अगर मैं tan फाई की वैल्यू लिखती हूँ, tan फाई की क्या वैल्यू होगी? y by d। Very good. So y will be equal to d tan phi. Y will be equal to d for tan phi. So I can substitute that here. Yes, Right? I can substitute that here. And what else I can substitute? अगर मैं इसको differentiate कर दूं तो dy की कितनी वैल्यू हो जाएगी? d as it is. tan phi की differentiation होती है secant square phi d phi. Is this part okay? यस। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? चलो, एक तो हमारी ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। इसके अलावा आप r को भी कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फाई के टर्म्स में, है ना? r को भी हम फाई के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप r और d के बीच में एक्सप्रेशन निकालते हो तो तुम्हारा cos फाई कितना आएगा? cos फाई की वैल्यू बताना। इधर से अगर तुम cos फाई की वैल्यू निकालते हो तो तुम्हारा d बाय r आ जाएगा। d by r। d बाय r आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही तुम लोगों ने बोला। एक स्लाइड पे ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख दिया, डायग्राम बना हुआ था ना। तो यहाँ पे अगर मैं r की वैल्यू लिख दूंगी तो वो हो जाएगी d बाय cos थीटा, d बाय cos फाई, मतलब r इज इक्वल्स टू d सेकेंड फाई। यस मैम। ठीक है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है? और यहाँ से तुम एक और चीज भी देख सकते हो कि थीटा और फाई के बीच में भी रिलेशन है। ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। इज दिस पार्ट ओके? मैम d5 भी तो आया। डी फाई आ गया ना वो dy के एक्सप्रेशन में। हमें क्या क्या चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए? तुम्हें एक तो टर्म चाहिए डी फाई के टर्म्स में, तो वो हमारे पास dy से डी फाई का टर्म आ गया। यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं अगर थीटा की जगह 90 माइनस फाई लिख दूंगी, साइन थीटा मेरा फाई के टर्म में आ जाएगा। और नीचे मेरे पास r है, तो r को भी मैंने फाई के टर्म्स में लिख दिया, मेरे पास r भी आ गया। सही है बेटा? यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। अब मेरा जो इंटीग्रल है वो कैसे चेंज होएगा ये चीज तुम देखो। बाहर था मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई,
अब मेरा जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल कहां से कहां तक होएगा, अब मुझे फाई के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। तो अब ये फाई के टर्म्स में मैं देखूं, एक एंगल तो मेरे पास माइनस बी आ रहा है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है उसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरे पास एंगल आ रहा है माइनस बीटा, और ऊपर वाला एंगल मेरे पास आ रहा है अल्फा। तो मेरी लिमिट्स क्या हो गई, इनिशियल लिमिट हो गई फाई इज इक्वल टू माइनस बीटा, फाइनल लिमिट हो गई फाई इज इक्वल टू अल्फा। इज दिस ओके? मैम एक बार बस समझाना। ठीक है, एक बार समझाऊं ये वाली चीज, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो एक बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सप्रेशन जरूर देखना, उससे समझ में आ जाएगी और अच्छे से। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अगर मैं फाई की लिमिट्स देख रही हूँ तो नीचे की साइड पे फाई जा रहा है बीटा, तो इनिशियल लिमिट जो नीचे वाली लिमिट है वो मेरी हो गई माइनस बीटा के बराबर, और ऊपर वाली जो लिमिट है वो मेरी कुछ अल्फा लग रही है। तो फाई जो मेरा है वो माइनस बीटा से अल्फा तक चेंज हो रहा है ना, तो माइनस बीटा से अल्फा मैंने लिमिट लगा दी। सही है बेटा जी। अब मेरे पास है dy, तो dy की वैल्यू हमने अभी लिखी है d सीकेंट स्क्वायर d फाई, तो dy की वैल्यू लिख देते हैं d सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई। उसके अलावा मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस फाइव, एंड डिवाइड, इसको डिवाइड किससे करना है, आर स्क्वायर से। आर की हमने वैल्यू अभी निकाली है डी सीकेंट फाइव, तो आर स्क्वायर की कितनी वैल्यू हो जाएगी, डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाइव। तो कटकुट जाएगा सब कुछ यहाँ पर, यस मैम। है ना, यहाँ पर सब कुछ कटकुट जाएगा। तो तुम्हारे पास एक तो डी नीचे आ जाएगा, डी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी हो गया मेरे पास, और इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या बच गया, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक मुझे इंटीग्रेशन करनी है। ये सीकेंट स्क्वायर फाइव से सीकेंट स्क्वायर फाइव तो कट ही जाएगा, खाली ये साइन 90 माइनस फाइव रह जाएगा, और साइन 90 माइनस फाइव कितना होता है, कॉस फाइव, तो कॉस फाइव डी फाइव तुम्हारे पास रह जाएगा बस। इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट योर आंसर। कैन यू गाइस टेल मी इसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर क्या आएगा? ये cos फाइव डी फाइव को इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर बताओ। cos को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, साइन साइन आता है सीधा, माइनस साइन माइनस माइनस साइन थोड़ी आता है, साइन ही तो आता है, यस मैम। है ना, साइन ही तो आता है। तो तुम्हारा क्या है ना, इंटीग्रेशन में साइन आता है, इंटीग्रेशन में साइन है, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा। हाँ अंकित बेटा कोई डाउट है बच्चा, आपने हैंड रेज करा है बच्चा? नो मैम, बाय मिस्टेक हो गया अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, थोड़ी सी ये डेरिवेशन ऐसे पेचीदा है, समझ लो। इसी तरीके से हमें बाकी डेरिवेशंस भी करनी है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी है, मैम ये डी स्क्वायर कैसे कैंसिल हो गया? डी स्क्वायर नहीं हुआ, एक डी कैंसिल हुआ है, ऊपर डी था नीचे डी स्क्वायर था ना, हाँ तो यहाँ वही। डी बचा उसको बाहर ले आई ना मैं डी। मैम। ऊपर अच्छा, साइन चलो। 90 माइनस फाइव वाले में डी था, वो कहाँ गया? ये नीचे डी स्क्वायर भी तो था, उससे एक कैंसिल कर दिया ना मैंने। अरे अच्छा डी से डी स्क्वायर से एक कट जाएगा, डी को बाहर ले आओ, कांस्टेंट है। तो साइन यस फाइव मैम। बचेगा, लिमिट क्या रहेगी, माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक। तो बेटा साइन ऑफ माइनस बीटा आपके पास प्लस साइन बीटा हो जाएगा ना, दो आपके पास नेगेटिव आ जाएंगे वहां पर। तो जब आप फाइनल वैल्यू बी की इस सिचुएशन में लिखते हो, आप लोगों के पास क्या फाइनल वैल्यू आती है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, अभी फिलहाल हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो ये जो तुम्हारे पास बी का मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सबको विजिबल है बेटा? ये तो कुछ ज्यादा ही जाना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ ये सेम वही जो हमने वो के और लैम्डा वाला एक्सप्रेशन नहीं लिखा था, उसमें भी तो ऐसा ही एक्सप्रेशन आया था हमारे पास सेम। उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट आए थे, यहाँ पे तो हमारे पास कंपोनेंट भी खाली एक ही आया मैग्नेटिक फील्ड का, सारे के सारे अंदर ही है। वहां पे तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पैरेलल कंपोनेंट आया था, एक परपेंडिकुलर आया था। तभी बोल रही हूँ कि ये अच्छा चैप्टर है, ये तुम्हारा सारा का पूरा जो पहला यूनिट है तुम्हारा, जो पूरा का पूरा पहला बुक है, उसमें पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर ली, फिर हम ये मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। अब जो बचे हुए चैप्टर है उनमें इन दोनों को कंबाइन करके बात कर लेंगे। तो पूरे के पूरे पहली बुक में तुम इन्हीं चीजों से खेल रहे हो। सही है बच्चों, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये चीज अब हमें समझ में आ गई। तो इसके बाद तुम डायरेक्शन भी बहुत इजीली समझ सकते हो। इसके बाद अगर तुम्हें इस केस में डायरेक्शन लिखनी है, इस केस में अगर हमें डायरेक्शन लिखनी है तो डायरेक्शन भी आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, सपोज मेरी ये है करंट की डायरेक्शन, तो आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब को पॉइंट करोगे। यू विल पॉइंट योर थंब, you will point your thumb in direction of current, in direction of current। ऐसा करने पे जो तुम्हारी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वो डायरेक्शन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की पता चलेगी।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रही हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड से मेरा डॉट बनेगा, इस वाली साइड पे मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड बनेगा, और अगर ऐसे ही करंट है मैं इस साइड पे देखूं राइट हैंड साइड पे तो मेरा क्रॉस आ रहा है। सही है बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें समझ में आई? मैग्नेटिक ma'am. फील्ड की डायरेक्शन Yes, हमें ma'am. समझ में आई। कर्ल्ड फिंगर्स give us direction of मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम्हारा जो है वो हर जगह पे वैलिड है, ये जो तुम्हारा रूल है वो हर जगह पे वैलिड है, खाली यहाँ पे वैलिड नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं वो हम राइट हैंड के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज मत भूलना, पता चले ये सारी चीजें पढ़ के लेफ्ट हैंड से कर ली तो उल्टी डायरेक्शन आएगी, ये सारी चीजें तुम्हें राइट हैंड से करनी है। सही है बेटा? तो सिमिलरली अगर मेरे पास नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तब क्या डायरेक्शन हो जाएगी? अब अगर इधर नीचे की साइड हाँ इनवर्ड, बाहर Very की good. साइड। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में तुम्हारा, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फील्ड करेगा फ्लो, मतलब करंट फ्लो करेगा, उस डायरेक्शन में तुम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। तो ये वाली चीज तो हमें समझ में आ गई। इसके थोड़े से एग्जांपल्स भी अपन लोग देख सकते हैं। आई थिंक मैंने आगे एग्जांपल्स डाले हैं, ठीक है, कुछ नहीं होता, फिर से डाल देते हैं। तो लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, यू विल हेल्प मी विद दोज एग्जांपल्स। अगर सपोज मेरा करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, एंड आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। पॉइंट पी पे क्या डायरेक्शन बताओगे? इनवर्ड। वेरी गुड, तो क्रॉस बना दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इनवर्ड्स रहेगा। अगर सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि करंट मेरा अंदर की साइड पे फ्लो कर रहा है, करंट मेरा अंदर की साइड पे फ्लो कर रहा है, एंड आई एम आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो क्या डायरेक्शन बताओगे? अब मेरा जो करंट है वो अंदर की साइड फ्लो कर रहा है, ओ सॉरी बाहर की साइड कर रहा है, ये सर्कल का मतलब होता है बाहर की साइड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कुछ ऐसे आएगा ना, यहाँ पर ऊपर की साइड पे। एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वेरी आएगा। गुड, ऊपर की साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ ऐसे होएगी। यस मैम। यस मैम। सही है, दिस इज क्लियर टू अस। चलो बहुत बढ़िया। नाउ अब ये मेरा जो करंट है, करंट जो है वो अंदर की साइड पे फ्लो कर रहा है, नाउ इट इज इनवर्ड्स, एंड आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। तो बताओ, अब अंदर की साइड पे है तो कहाँ आएगी मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही, क्लॉकवाइज आ गई। क्लॉकवाइज आने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कुछ इस डायरेक्शन में होएगा। सही है? यस मैम। ठीक है, ये चीज याद रखनी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से परपेंडिकुलर होएगा हमेशा, है ना? तो तुम अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी निकाल रहे हो तो किसी भी पॉइंट पे सीधी ही बनाना लाइन। सही है बेटा? उसके अलावा अगर सपोज अब मेरा इस तरीके से है करंट, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि सीधा सीधा बताओ ये पॉइंट पी पे क्या वैल्यू रहेगी, तो क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली सीधा डाउनवर्ड जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सही है, ये चीज क्लियर है सब बच्चों को? इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? मैम No, समझ ma'am. में नहीं आ नो रहा मैम। क्रॉस और डॉट में, क्या बेटा? समझ में नहीं आ रहा है वाला। अच्छा, ये चीज समझ नहीं आई बेटा? मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक वो होती है ना, बो और एरो होता है। तो अगर हमारा जो एरो होता है वो आप शूट कर रहे हो और अंदर की साइड पे जा रहा है, तो ये जो क्रॉस है वो आपको दिखेगा इनवर्ड्स। अगर आपका जो एरो है, जो हमारा एरो है वो हमसे दूर जा रहा है तो अंदर की साइड पे जाएगा, तब वो दिखेगा एरो। तो वो आप याद कर सकते हो क्रॉस से। और डॉट का मतलब क्या हो गया कि हमारा कोई भी, अगर कुछ भी कहीं पे भी डॉट लिखा हुआ है तो वो हमारा आउटवर्ड जा रहा है। तो अब ये जो पहले वाला सिचुएशन है, इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाती हूँ तो आप देख सकते हो कि पॉइंट पी पे अंदर की साइड पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसलिए मैंने वहां पे क्रॉस बना दिया। सही है बेटा? ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई? अब अगर मैं ये जो दूसरा वाला इलस्ट्रेशन है वो देखूं तो आई पे मैंने डॉट बना रखा है, इसका मतलब क्या है कि आई मेरा बाहर आ रहा है, और ये जो बाहर आ रहा है आई, इसकी वजह से मैं पूछ रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज व्हाई मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है उससे, क्योंकि आई के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आई हैव ड्रॉन इट परपेंडिकुलर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैन यू सी इट नाउ बेटा? यस मैम। ठीक है, सिमिलरली जो तीसरी इलस्ट्रेशन है उसमें मेरा जो करंट है वो अंदर जा रहा है, उसमें हमारा जो करंट है वो अंदर की साइड पे जा रहा है। तो करंट अगर अंदर की साइड पे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की साइड पे आएगा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड को उस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है।
सिमिलरली अगर जो फाइनल वाला केस है वो देखोगे तो अंदर की साइड पे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड पे आएगा, तो मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। इज इट ओके बेटा, अभी समझ में आया? यस मैम। ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा ये जो हमने केस पढ़ा है इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े थे कुछ स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या आते हैं कि सपोज तुम्हारे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो, सपोज तुम्हारे पास कोई सेमी इनफाइनाइट वायर हो, तो सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब होता है, दैट सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके की वायर है। हाँ, एक तरफ से तो वो इन्फिनिटी है, एक तरफ से तो वो इन्फिनिटी है, और दूसरा जो एंड है उस पर तुमसे पूछा गया है कि बताओ भाई यहाँ पर मेरा फील्ड का क्या वैल्यू रहेगा, ये तुम्हें गिवन है डी के बराबर। तो अब इस केस में मुझे बताओ कैसे निकालोगे इसका? अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला बेटा। इस केस में जो मेरा एक एंगल है वो तो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल हमने बोला था अल्फा है, और ये वाला जो एंड है उससे जो एंगल निकलेगा वो बीटा है, तो अल्फा तो 90 डिग्री हो गया और बीटा 0 डिग्री हो गया, है ना। तो अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे, बी हमने लिखा है कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सही है ना बेटा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये तो डायरेक्टली तुम्हारा b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इज दिस ओके, सिंपल, क्लियर है? चलो यस मैम। ऐसे ही अगर तुम एक और केस बना लो, सपोज मेरे पास दोनों साइड से इनफाइनाइट वायर है, सपोज आई हैव एन इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर में बताओ क्या वैल्यू आएगी b की, कैलकुलेट करके बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। यूनिट आई into 2 बाय के 2 पाई अपॉन डी। वेरी गुड। अब मेरे पास ये आई इस साइड से भी वायर इन्फिनिटी पे है, इस साइड से भी इन्फिनिटी पे है। अब अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे निकालना है, ये मेरा कोई पॉइंट पी है, ठीक है, किसी कहीं पे भी हो ये मेरा पॉइंट पी, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब ये मेरा एंगल है अल्फा, ये वाला जो मेरा एंगल है वो है बीटा। तुम देख सकते हो अल्फा भी 90 डिग्री होगा और बीटा भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो जब हम बी के एक्सप्रेशन में यही सेम चीज पुट करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी तो था ही, साइन अल्फा विल बी 1, साइन बीटा विल आल्सो बी इक्वल टू 1, तो 2 से ये कट जाएगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। 2 पाई डी। सही है, ये सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा कुछ भी केस आएगा तो निकाल लोगे ना कि हाँ भाई ये वाले केस में हमारी क्या वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो हम निकाल सकते हैं। तो इसके एक दो सवाल सॉल्व कर लेते हैं अब, सिंपल सिंपल। ये वाला सवाल देखो, इसको कैसे करोगे, ठीक है, 2-3 सवाल ही सॉल्व करेंगे इसके, बढ़िया बढ़िया। ये तो सिंपल सवाल है। साइन थीटा में 60 डिग्री और 30 डिग्री डाल देंगे ना, तो डालो, बताओ क्या आंसर आएगा। यू नॉट आई बाय 8 पाई डी 3√3+1। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, गुड जॉब। बाकी बच्चे बताओ, इससे अग्री कर रहे हैं बच्चे से? यस मैम। ठीक है, अब इसको यार डालोगे तो क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2 यस मैम। प्लस 1/2। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया भाई, ये 2 को कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई डी मल्टीप्लाइड बाय √3+1, यही आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसे ये टुच्चे टुच्चे क्वेश्चंस आ जाएंगे जेई में तो मजे ही नहीं आ जाएंगे तुम्हारे। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी पॉइंट पी पे, इनवर्ड। तो इसके आगे ये क्रॉस भी मैंने लगा दिया। कभी कभी ऑप्शंस में गिवन होता है कि डायरेक्शन भी तुम्हें बतानी, तो तुम डायरेक्शन डायरेक्टली चेक करके देख सकते हो कि यहाँ पे इनवर्ड हुई। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल कर दूं, ये वाला पॉइंट कैसे बताओगे, कैसे बताओगे ये वाला पॉइंट भाई, थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना। इसमें अल्फा और बीटा बता दो मुझे क्या क्या है। मैम अल्फा 30। अल्फा 30। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट पी है। हम अल्फा कहाँ से नापते हैं, टी अल्फा और बीटा 30। वेरी गुड। हम अल्फा नापेंगे कहाँ से कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सबसे पहले तो हमें वो ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ड्रॉ कर लिया, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमें वैल्यू भी निकालनी है, वही तो हम एक्सप्रेशन में डालेंगे, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी की तो आप वैल्यू डाल पाओगे। अब है ना, अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 2 एंड्स हमारे निकल रहे हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमारे 2 एंड्स निकल रहे हैं,
इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमारे दो एंड्स निकल रहे हैं, तो वहीं से तो बताओगे ना कि क्या वैल्यू आ रही है अल्फा और बीटा की, जी मैम। है ना। तो कैसे कैसे बताओगे, बताओ अल्फा क्या हो जाएगा, 330। फिर से सोचो। 60 डिग्री। हाँ, अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये जो ये वाला एंड है इससे बताओ कि क्या वैल्यू बन रही है। तो ये तो 60। अल्फा तुम्हारा 16 ही आ जाएगा जो ऊपर वाला एंड है। यस यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहला हमने पॉइंट क्या देखा था, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ऑफ वायर फ्रॉम द गिवन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आप अल्फा और बीटा मेजर कर रहे हो तो दे विल बी मेजर्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर, मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर। तो अब यहां से हम सबसे पहले देख सकते हैं कि ये मेरा अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्रीज। वेरी गुड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बीटा, बीटा कैसे लोगे भाई, 30। 0 डिग्री। बीटा 30। बीटा क्या हो जाएगा कि 300। ये जो दूसरा वाला एंड है, ये जो दूसरा वाला एंड है इसका क्या एंगल आ रहा है, तो ये तो कुछ ऐसे एंगल नहीं बना रहा, यस मैम। ये है ना मेरा बीटा, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले, 330 डिग्री। और इसको भी परपेंडिकुलर से मेजर करोगे, जो दूसरा वाला एंड है वो जो एंगल बना रहा है वो लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 300 330 डिग्री। हाँ 360 माइनस 30 डिग्री, 330 डिग्री। मेरे तो कुछ ज्यादा ही कम आ गया। कम आ गया, नहीं समझ में आया कैसे हुआ, इंटरेस्टिंग चीज है। Yes, तो ma'am. बीटा को अगर इस तरीके से देख सकते हो तो ऐसे भी देख लो कि बीटा हो जाएगा तुम्हारा माइनस 30 डिग्री, है ना, यहाँ से माइनस डायरेक्शन में जा रहा है ना एक तरीके से। यस मैम, नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो Yes, क्योंकि तुम्हारे को बीटा आइडियली मेजर करना है ऐसे, तुम्हारा जो बीटा आ रहा है वो इस तरीके से तुम्हें अगर गिवन है परपेंडिकुलर और इसका एंगल, तो वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस 30 डिग्री। तो ये भी एक्सप्रेशन तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर अब मैं बी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूंगी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब यहाँ पर डी की भी वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी मैम √3a/2। वेरी गुड। डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, cos 30 निकाल लो ना, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब डी बाई ए, विच मीन्स डी इज इक्वल टू ए इंटू cos 30 a √3/2। तो अब हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, डी भी आ गया। नाउ यू कैन पुट ऑल दी वैल्यूज इन एंड फाइंड आउट दी फाइनल आंसर। तो एक बार ट्राई करो, फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है, अब अगर मैं सारी की सारी चीजें बी के एक्सप्रेशन में डाल दूं तो बी कितना था हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कुछ कुछ बुक्स में ना इसको थीटा 1 और जीरो हो थीटा जाएगा 2 मैम, ये तो जीरो आ रहा है क्या, नहीं जीरो तो नहीं आ रहा यार मेरा। मैम साइन बीटा तो -30 और साइन थीटा +30 हो जाएगा, तो प्लस हाफ माइनस हाफ तो 0 ही हो जाएगा 60 है ना, एक 60 एक 30 है। ओह ओह हो गई गलती, है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय √3a/2, डी की वैल्यू √3a/2 निकाली थी। साइन अल्फा आया था हमारा साइन 60, साइन बीटा आया था यू नॉट -30। आई बाय 8 पाई √3a ब्रैकेट साइन √3 माइनस। ठीक है, गुड जॉब। तो बेटा यहाँ से आपका आई थिंक नीचे वाला एक फैक्टर गलत आया, यहाँ से ये 2 एक कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2। जब आप कैलकुलेट करोगे तो बच जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय √3a, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 होता है कितना, √3/2 माइनस हाफ। सही है, तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगी तो 2 मेरा कॉमन आ गया, मेरी वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 4 √3 पाई a मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1। यस मैम, यही आएगा। यही आएगी। डायरेक्शन क्या होगी, डायग्राम देखो, डायरेक्शन बताओ। मैम आउटवर्ड। देर से देखो, अंदर की साइड पे तो जा रही है, इनवर्ड। यस तो इनवर्टेड डायरेक्शन रहेगी, क्रॉस बना देना। क्लियर है। यस। अब सपोज ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ऐसा केस आ जाए तब क्या करोगे, सबके लिए अलग अलग निकाल देंगे। सारी निकालो। मैग्नेटिक फील्ड जोड़ देंगे। सारी साइड्स के। सबकी मैग्नेटिक फील्ड ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कि सारी मैग्नेटिक फील्ड चारों वायर की वजह से डायरेक्शन देखो, इसकी पहली की वजह से भी अंदर, इनवर्ड है। दूसरी की वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर। तो फॉर ऑल वायर्स, फॉर ऑल वायर्स, फॉर ऑल 4 फाइनाइट वायर्स, फॉर ऑल 4 फाइनाइट वायर्स मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस, अंदर की साइड पे होगा। तो आप अगर किसी एक वायर की वजह से भी निकाल लो, उसको इंटू 4 कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो हमारा Yes, ma'am. नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर, किसी भी एक वायर की वजह से निकाल लो,
and multiplied by 4 and you will get the magnitude. अब एक वायर की वजह से भी निकालना सिंपल है. एक वायर की वजह से कैसे निकालोगे? एंगल क्या बनेगा? 45. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो पहला एंगल 45 बन रहा है, दूसरा एंगल भी तो 45 ही बन रहा है. यस मैम. तो अगर किसी एक वायर की बात कर रहे हो तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी? U naught I by 4 U naught I root root 2 upon A pi d. pi. ठीक है. अब a के टर्म्स में अगर मुझे ये डिस्टेंस लिखना है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a के टर्म्स में? A d by will be 2. equal to a by 2. तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 4 pi a by 2 मल्टीप्लाइड बाय sin 45 प्लस sin 45 मतलब 2 upon root 2 आ जाएगा ना. Yes, ma'am. है ना. So this means that because of one wire what will be my electric field, what will be my magnetic field कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई बच गया मेरा. तो यही बच रहा है तुम्हारा भी. A B. हाँ ए भी आ जाएगा. सही है. यही आ रहा है सबका. Yes, ma'am. ठीक है. तो अगर अब मुझे नेट निकालना है तो नेट निकालने का क्या मतलब है भाई? इसको इंटू 4 कर दो ना. 4 तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 में एक रूट 2 से 4 रूट 2 कट जाएगा. U naught. वेरी 2 गुड. root 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई है. सही है. जी यस ma'am. मैम. ऐसे हैरान परेशान तो नहीं हो गए कि नहीं मैम ये क्या करवा दिया? No, ma'am. ठीक है. अच्छा चैप्टर है, अच्छे इसके क्वेश्चंस बनते हैं. ये चीज देखो कि थोड़े से ना मैंने तुम लोगों के लिए क्वेश्चंस और प्लान कर रखे थे. अगर तुम बोलोगे तो होमवर्क दे दूंगी. ये दूं होमवर्क में कर लेंगे बच्चे? होमवर्क. ठीक है. इसकी ट्रिक यही है कि तुम्हें सेंट्रॉइड पे निकालना है. तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकाल सकते हो और दोनों साइड का जो एंगल है वो तुम्हें सिमेट्री वगैरह देख के निकालना पड़ेगा. तो अगर जी. तुम्हें इसकी हिंट दूं तो इसकी हिंट यही है कि यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो मैं पता है ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल 30 है. तो ये पहला एंगल तो तुम्हें मिल गया. और ये क्या डिस्टेंस होता है वो भी तुम लोग निकाल सकते हो ना. ये तुम्हारा a/2 के बराबर होएगा. तो ये डिस्टेंस तुम कॉस वाला वगैरह फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो. वैसे सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो होता है वो आई थिंक a/2 रूट 3 के कुछ बराबर आता है. तो ये डिस्टेंस भी तुम निकाल सकते हो. सो दिस इज योर हिंट टू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है. बाकी जो प्रॉब्लम्स है चलो वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगी. ये वाली प्रॉब्लम तुम्हें आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क. और भी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आई विल सेंड यू गाइस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास. प्लीज एक बार इस क्लास को रिवाइज जरूर कर लेना. अच्छी क्लास है. नेक्स्ट क्लास में भी हम बायो साइबर्स लॉ ही कंटिन्यू करेंगे तो समझ में आना चाहिए.